हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न के साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको एंड तक देखिएगा और जो भी आपका स्कोर रहता है वो कमेंट में ज़रूर से बताते हुए चलिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस सीरीज का पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही आई बटन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक वस्तु का जो द्रव्यमान है यानी कि मास वो 100 किलोग्राम है, ठीक है। और जो गुरुत्व जनित त्वरण है यानी कि जी की जो वैल्यू आपको दी गई है वो है आपके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर जो है गुरुत्व जनित त्वरण जो है G/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो बताइएगा कि चंद्रमा पर जो है उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, काफी शानदार क्वेश्चन है। कैंडिडेट्स काफी ज्यादा गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं 6 किलोग्राम, ऑप्शन बी 60 किलोग्राम, ऑप्शन सी 100 किलोग्राम या फिर ऑप्शन डी 600 किलोग्राम। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 100 किलोग्राम ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको वस्तु का द्रव्यमान ही 100 किलोग्राम दिया गया था, ठीक है। दोस्तों, याद रखिएगा कि किसी भी ग्रह या फिर जो है उपग्रह के गुरुत्वीय त्वरण का जो प्रभाव होता है ना, ये किसी वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो केवल वेट यानी जो भार होता है उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। और हम जानते हैं भार इज इक्वल टू क्या होता है, भार इज इक्वल टू होता है mg यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ वेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ाने पर जो है भार भी बढ़ जाता है और अगर कम होता हो तो भार भी जो है कम हो जाएगा। अतः चंद्रमा पर भी जो है 100 किलोग्राम की वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है डॉब्सन इकाई का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, ठीक है। मेजरमेंट वाले चैप्टर में से क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं पृथ्वी की मोटाई को मापने के लिए, हीरे की मोटाई को मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए या फिर शोर के मापन में। तो देखिए दोस्तों, जो डॉब्सन इकाई होती है इसका प्रयोग जो है ओजोन परत की जो थिकनेस होती है यानी ओजोन परत की मोटाई उसको मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही होगा कि और भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं, जैसे कि आपको नोट पूछा जा सकता है। तो नोट से क्या होता है कि समुद्री जहाज की जो चाल होती है वो मापी जाती है। फैदम से पूछा जा सकता है क्या मापा जाता है, तो फैदम से दोस्तों जो समुद्र की गहराई होती है वो मापी जाती है। क्यूरी से पूछा जा सकता है क्या मापा जाता है, तो क्यूरी से जो है तत्वों की रेडियोधर्मिता मापी जाती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस भी आपको साथ में याद रख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है स्थिर जल में नाव में खड़ा हो रखा है, ठीक है। और यदि जो है वो किनारे की ओर चले तो नाव जो है किस ओर बढ़ेगी। ऑप्शंस दिए गए हैं, किनारे की ओर बढ़ेगी, ऑप्शन बी किनारे से दूर बढ़ेगी, ऑप्शन सी वो जो है स्थिर रहेगी या ऑप्शन डी डूब जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि नाव जो होगी ना वो किनारे से दूर बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति जो है वो आपके किनारे की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है यानी कि तीसरा नियम, उसके अनुसार क्या होता है कि एक व्यक्ति अगर जल में नाव में खड़ा है तो यदि वो किनारे की ओर चलेगा ना तो नाव जो है वो किनारे से दूर जाएगी। ऐसा किस कारण होता है, गति के तीसरे नियम के अनुसार। क्या है तीसरा नियम, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और नाव में खड़े व्यक्ति का किनारे की ओर चलने पर बल लगाने से जो है इसकी विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया द्वारा लगने वाला बल नाव को जो है किनारे से दूर ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक लड़की जो है वो झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो है प्रणोद आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आवर्तकाल के बारे में बात हो रही है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या फिर उसमें कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा कि आवर्तकाल जो है ये कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, तो देखिए लड़की के खड़े हो जाने पर क्या होगा कि उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। जिससे कि घूर्णन बिंदु से जो है दूरी कम हो जाएगी, ठीक है।
और लड़की के खड़े होकर झूलने से जो है गुरुत्व केंद्र के ऊपर उठ जाने से जो है जो प्रभावकारी लंबवाई होती है ना वो कम हो जाती है और उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। आप जानते होंगे कि आवर्तकाल t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई √L/g होता है। ठीक है, √L/g। यहाँ पर L क्या है, ये प्रभावकारी लंबाई होती है। तो स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, एज इट इज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि किसका जो है परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शंस हैं यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या फिर लेड। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड, जिसको हम सीसा भी बोलते हैं। इसको छोड़कर जो है शेष ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थ्योरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये आपके क्या है, ये न्यूक्लियर फ्यूल है, यानी कि परमाणुीय ईंधन है। ठीक है, और परमाणु रिएक्टर या जो परमाणु भट्टी होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये भी आपको याद रखना है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक भारी नाभिक जो होता है ना, वो दो लगभग बराबर के नाभिकों में टूट जाता है, जिससे कि अपार मात्रा में जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो इसको एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्यूज का जो है सिद्धांत क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या फिर विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नेवी एसएसआर और कोस्ट गार्ड जेडी दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए, फ्यूज का जो सिद्धांत है ना, ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर बात करें आपको फ्यूज को लेकर, तो फ्यूज किससे बनता है, तो ये आपके बनता है टिन और सीसा से। ठीक है, जिसमें कि आपके पीबी होता है लगभग 60% मात्रा में और एसएन होता है आपके लगभग 40% मात्रा में। ठीक है, तो टिन और सीसा से जो है मिलकर के आपके फ्यूज बनता है। और दोस्तों, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, यानी कि निम्न गलनांक होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, याद रखिएगा। और जो रेजिस्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि प्रतिरोधकता जो होती है, वो इसकी उच्च होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप के लेंस जो है निम्न प्रकार के होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप में जो है कौन सा लेंस यूज में लेते हैं, एडवांस्ड, कॉनकेव, कॉनकेव एडवांस्ड या फिर प्लेन मिरर। तो देखिए, माइक्रोस्कोप एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुएं देखी जा सकती है और इसके द्वारा जो है सूक्ष्म वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दूरी, यानी जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, वहां पर बनता है। ठीक है, और इसमें जो है आपके उत्तल लेंस को प्रयोग में लिया जाता है, जिसको हम उन्नतोत्तर लेंस का कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसको आवर्धक लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि एक लोहे के गेंद को अगर गर्म किया जाए तो बताइएगा कि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जो है उसकी कौन सी राशि में देखने को मिलेगी। ऑप्शन है आपके पास में, उसके डायामीटर में, उसके सरफेस एरिया में, उसके वॉल्यूम में या फिर उसकी डेंसिटी में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि किसी भी वस्तु को अगर गर्म करते हैं तो उसके घनत्व में जो है कमी देखने को मिलती है। ठीक है ना, घनत्व में कमी देखने को मिलती है, अर्थात क्या बोल रहा हूं कि गर्म करने पर ठोस वस्तु फैलती है और उसके आयतन के अंदर जो है सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बोला कि गर्म करेंगे तो घनत्व में कमी आएगी और आयतन में जो है वृद्धि होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं कि आयतन में कोई चेंज नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा या घटेगा, ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, या फिर ऑप्शन डी पानी जम जाएगा। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कि जल का जो घनत्व होता है ये आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सर्वाधिक होता है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक जो है घनत्व जल का कहां पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आगे आपके काम आने वाला है। तो जल का आयतन जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा, क्योंकि घनत्व जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी अभी मैंने आपको बताया। तो जल का आयतन जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा, क्योंकि घनत्व जो है
वो सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसलिए क्या होगा कि 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक, याद रखिएगा जो बोल रहा हूं, 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक तक जो है घनत्व के बढ़ने के कारण आयतन घटेगा, ठीक है ना। और 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का जो घनत्व है वो तो घटेगा और आयतन में वृद्धि होगी। यानी कि क्या बोला मैंने कि आयतन जो है वो पहले तो घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट को आप एज इट इज याद रख सकते हैं अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो। और ये क्वेश्चन जो है आपको एज इट इज देखने को मिलता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि घनत्व जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं लिथियम, सोडियम, फ्रेंसियम या फिर सीरियम। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंसियम, ठीक है। देखिए लिथियम, सोडियम, फ्रेंसियम और सीरियम ये जो है आपके 1A समूह के तत्व हैं। और लिथियम जो है सबसे हल्का धात्विक तत्व है, ठीक है। और फ्रेंसियम क्या है, तो फ्रेंसियम जो है ये आपकी एक रेडियो एक्टिव द्रव धातु होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से जो है किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। नेवी एसएसआर का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा। आर्टिफिशियल रेन के लिए किसको यूज में लेते हैं ये बताना है। ऑप्शंस हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट या फिर सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना इसको हॉर्न सिल्वर कहा जाता है और इसका उपयोग जो है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है, ठीक है। और जो आपके सिल्वर आयोडाइड होता है उसका उपयोग जो है आपके आर्टिफिशियल रेन में करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड काफी बार बच्चे लगा देते हैं लेकिन इसका आंसर होता है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड को यूज में लिया जाता है आर्टिफिशियल रेन करवाने में। और दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, आपने वोट कभी दिया होगा तो वोट आप जब देने जाते हैं तो आपके अंगूठे पर जो शाई लगाई जाती है उंगली पर, तो वो इसी की बनी हुई होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है, फोटोग्राफी। और इसका उपयोग सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था हॉर्न सिल्वर भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो है ब्रह्मांड में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा फिर से, ठीक है। देखिए ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। अब इसमें जो है कैंडिडेट सबसे ज्यादा गलती करते हैं और नाइट्रोजन इसका आंसर लगा देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा गया था ब्रह्मांड में, यानी कि पूरे यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ये आपके पूरे यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जो कि लगभग जो है 75% पाया जाता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों क्योंकि सूर्य और जो तारे वगैरह होते हैं ना, वो आधे से अधिक जो है उनका भाग जो होता है वो हाइड्रोजन से ही निर्मित होता है, ठीक है। और आपके भविष्य का ईंधन अगर किसी को पूछा जाए क्या होगा, तो भविष्य का ईंधन जो है वो भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और पृथ्वी पर उपलब्धता में अगर देखें तो हाइड्रोजन का जो है 9वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी हो जाएगी, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आपके नाइट्रोजन हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ उनकी पीडीएफ, साथ ही जो इंपॉर्टेंट नोट्स और जो डेली क्विज हैं ये आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि फिर से नेवी एसएसआर का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब एक चलायमान वस्तु का जो है वेग दोगुना हो जाता हो तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है, यही होता है। अब यहां पर यह बोला गया है कि वेग को दोगुना कर दिया जाए, यानी ये जो v है इस v को हम डबल कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिए वेग को दोगुना करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 m, और वेग को दोगुना करना यानी 2v² हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2 m गुणा 4v² आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था कि वेग को दोगुना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके 4 गुणा 1/2 m² v²। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर 4 गुणा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो आपके गतिज ऊर्जा है ये 4 गुना हो जाती है। ठीक है, वेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिट्टी का तेल जो है पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। तो देखिए दोस्तों, मिट्टी का तेल जो है वो पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है। जो मिट्टी का तेल होता है ना, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण से जो है ये इसके ऊपर तैरता है पानी पर। और दोस्तों, द्रवों को गर्म करने पर जो है उनके आयतन में वृद्धि होती है लेकिन घनत्व में कमी आती है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण मिट्टी का तेल जो है ये पानी की सतह के ऊपर तैरता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन रक्त के संचालन में मदद करता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट या फिर रक्त प्लेटलेट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्फोसाइट्स। देखिए लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो है ये आपके बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा की स्टेम सेल में होता है। और लिम्फोसाइट्स जो है ये आपके जो WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, वही होती है जो शरीर में जो है प्रतिरक्षा तंत्र को जो है मजबूत करती है। ठीक है, और लिम्फोसाइट जो है रक्त के संचलन में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण यानी कि नाइट विजन अपार्टस में होता है। ऑप्शन है रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाइट विजन अपार्टस में जो है आपके इंफ्रारेड वेव्स को यूज में लिया जाता है, और इनकी खोज जो है वो विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये तरंगे कब निकलती है, तो पदार्थों को यदि हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करें तो उस टाइम जो है अवरक्त तरंगे निकलती है। इनका उपयोग जो है अस्पतालों में यानी हॉस्पिटल्स वगैरह में जो पेशेंट होते हैं उनकी सिकाई करने में, और कोहरे वगैरह में यानी कि फॉग के टाइम पर फोटोग्राफी करने में यूज में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहां पर बनता है, रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या फिर अंध बिंदु पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहाइंड रेटिना। देखिए दूरदृष्टि दोष, जिसको हिंदी इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसमें जो व्यक्ति दूर की चीजों को तो आसानी से देख सकता है, साफ साफ देख सकता है, लेकिन जो पास की चीजें होती है वो उसको धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें जो आपके निकट की वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो आपके रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, इसी कारण से जो है वो उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और इसको दूर करने के लिए दोष को उत्तल लेंस को यूज में लिया जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के जो है कार्य करने का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत या फिर पास्कल का नियम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ना, ये पास्कल के द्रव दाब संबंधी नियम पर काम करते हैं, और पास्कल के नियम के आधार पर जो है द्रव चालित यंत्र जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिक प्रेस हो जाएगा, ये सब। ठीक है, और पास्कल का नियम क्या था, तो पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव जो है वो नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब जो होता है वो समान होता है। यही तो स्टेटमेंट था हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए। ठीक है, पास्कल का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मथने के पश्चात क्रीम का जो है दूध से अलग हो जाना ये किस कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, सहसंजक बल, अपकेंद्रीय बल या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। देखिए अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है और इसकी दिशा जो है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। ठीक है, और इसके कार्य
जो है सिद्धांत पर ही, मतलब कि जो कपड़ा सुखाने वाली मशीन होती है यानी वॉशिंग मशीन, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। और साथ ही जो है दूध का जो है उसमें से क्रीम का अलग हो जाना, ये भी इसी के कारण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जल का जो घनत्व होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, लेकिन आपको यहाँ पर वैल्यू किस में दी गई है? केल्विन में, ठीक है। और केल्विन में जो है लोएस्ट पॉइंट क्या होता है? केल्विन में लोएस्ट पॉइंट होता है 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? 4 को और जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 डिग्री को और जोड़ लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 + 273, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो गया 277, ठीक है, 277 केल्विन, ठीक है। ये ऊपर मैंने यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिख दिया था तो ये केल्विन में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 277 केल्विन जो है यहाँ पर हो जाएगा। अगर वैल्यू केल्विन में पूछी जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जल का अधिकतम घनत्व जो है केल्विन पर 277 केल्विन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में आप बताइएगा कि पृथ्वी का पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ ये कितनी होगी, ठीक है। जो भी इसका राइट आंसर है इन चारों में से वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को जो है अपने दोस्तों को भी जरूर से रिकमेंड कीजिएगा। और दोस्तों पीडीएफ्स के लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और साथ ही जो है टेलीग्राम पर डेली हमारे रेगुलर क्विज होते हैं तो उनको भी अटेंड किया कीजिए, जो कि आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न के अनुसार करवाए जाते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।